उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मतलब वो चार्ट बना हुआ है बड़ा, आप हर बंदा जो डायबिटिक पेशेंट है उसको समझ आ गई है कि कार्बोहाइड्रेट जो है ना हमने अवॉइड करने हैं। ये बहुत अहम फैक्टर है कि इधर से हम इंसुलिन ले रहे हैं और उधर से जनाब हम जो है ना कार्बोहाइड्रेट की भरमार कर रहे हैं अपनी, क्योंकि हमारा जुबान का जो चस्का है, हमारा जो टेस्ट कॉन्शियस जो हम हो गए हैं, उसमें टेस्ट कॉन्शियस का जो मतलब होता है वो सबसे ज्यादा जो देखिए ना, हम 6 खुराकें खाते हैं ना, उन 6 खुराकों में जो ज्यादा टेस्ट कॉन्शियस और हैबिचुअल हो गए हैं, एडिक्ट हो गए हैं, वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट के एडिक्ट हो गए हैं। हम अपनी डाइट में ओवरऑल ओवरऑल अगर हम अपनी डाइट को देखें, सुबह दोपहर शाम जो हम खुराकें खा रहे हैं, उसमें आप सारे लोग अगर गौर करें तो एडिक्शन जो है ना हमारी, जो हम आदी हो गए हैं, ज्यादा जो खुराकें, ज्यादा टाइप की जो खुराकें हम खाते हैं, वो ज्यादा टाइप की खुराकें हम कार्बोहाइड्रेट। अभी गर्मियां ना, गर्मियां, तो गर्मियों के अंदर जो सबसे ज्यादा मशरूब लिए जा रहे हैं, जो डायबिटिक टाइप 1 टाइप 2 पेशेंट है, वो भी, उसने भी ना सर दबा के रखू, फुल थ्रोटल दबाया हुआ है गर्मियों के अंदर ना कार्बोहाइड्रेट वाले मशरूब का। ठीक है, कार्बोनेटेड प्रोडक्ट। मैं तो गांव में गया हूँ, मतलब हैरत हो गई है कि हर बंदा जो है ना मेहमान नवाजी जो है वो कार्बोनेटेड प्रोडक्ट से कर रहा है, पेप्सी से कर रहा है, इन चीजों से कर रहा है। तो इवन के शुगर के मरीज भी धड़ाधड़ पी रहे हैं इसको, मतलब जुल्म की बात है। तो ये बहुत अहम फैक्टर है कि हम सख्ती के साथ कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस कर दें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है ना, हम प्रोटीन वाली खुराकें खाएं, प्रोटीन वाली खुराकों में भी इतने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं कि उनके लिए भी इंसुलिन लगानी पड़ती है, उनको भी उसके बाकी अगर कार्बोहाइड्रेट की खुराकों से अगर हम अवॉइड करते हैं, वो अगर हम नहीं खाते और हम प्रोटीन वाली खुराकें खाते हैं, तो सर प्रोटीन वाली खुराकों के अंदर भी इतने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं कि उनको भी इंसुलिन लगा के मैनेज करना होता है, उनको भी हम मेडिकेशन करनी पड़ती है, और उनको भी ना हमें मतलब वर्जिश करनी पड़ती है, उनको भी हमें बीसीएम का इस्तेमाल करना पड़ता है, उनके लिए भी हमें मतलब मुख्तलिफ जो है ना प्रोडक्ट खानी पड़ती है। तो एक चीज ये सही है, जबरदस्त हो गया, आप सब बहुत प्यारा ऐड किया। थैंक यू हाफिज साहब। ये असल में हाफिज साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, इसको थोड़ा सा मैं साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये जो हमारा हार्ट है, इससे जो डिस्टेंट ऑर्गन्स हैं, यानी दिल से जिन अज़ा का फासला ज्यादा है, वहाँ जब नॉर्मल इंसान होता है, जो हेल्दी इंसान होता है, उसमें भी ब्लड फ्लो उन एरियाज में कम होता है। जैसे हमारा पाँव है, हमारे अभी इन्होंने पोर्स की, उंगलियों के पोर्स की बात की और कैपिलरीज की बात की। असल में कैपिलरीज जो है ना, हमारी माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो सेलुलर लेवल पे जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। ब्लड को लेके ब्लड जो है जाता है, वहां से जितनी भी मतलब फासिद मादे होते हैं उनको लेके आता है और न्यूट्रिएंट्स को जो है सेलुलर लेवल पे पहुंचाता है। ये जो हमारी कैपिलरीज है, इनका रोल होता है। यानी ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का ये बेस्ट चैनल है ना, कि सेलुलर लेवल पे कैपिलरीज जो है वो फासिद मादों को जिस्म से बाहर निकालती हैं, वो जो सेलुलर मूवमेंट होती है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सेल तक पहुंचाती हैं। अब होता क्या है कि डायबिटीज के अंदर पर्टिकुलरली फिर न्यूरोपैथी आती है। न्यूरोपैथी का मतलब ये कि वो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, चाहे वो हमारी रग्गे हैं या चाहे हमारी वो माइक्रोस्कोपिक रग्गे हैं जिनको कैपिलरीज का नाम दिया हाफिज साहब ने, अब वो कैपिलरीज जो है ना, उनमें कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं। इस अमल को न्यूरोपैथी कहते हैं। यानी न्यूरोपैथी की वजह से क्या होगा कि वो जो हमारे एंड एरियाज हैं बॉडी के, जो हार्ट से डिस्टेंट एरियाज हैं, वहाँ शुगर की जो है डिपोजिशन ज्यादा होगी, और वो जो मतलब हमारी ब्लड वेसल जिनकी वो कहते हैं 96,000 किलोमीटर उनकी लेंथ है ना, दुनिया के 2.5 चक्कर लगाए जा सकते हैं अगर हेड टू टेल उनको हम ज्वाइन करें। अब न्यूरोपैथी जो है ना, ये क्या करती है, ये माइक्रो सर्कुलेशन जो है उसको पुअर करती है। जब माइक्रो सर्कुलेशन पुअर होगी तो सेलुलर लेवल पे, और खासतौन वो एरियाज जो हार्ट से ज्यादा डिस्टेंट है, जैसे हमारा पाँव है, वो नमनेस का शिकार होगा न्यूरोपैथी की वजह से। वहां पे
ऑक्सीजन कम जाएगी, न्यूट्रिएंट्स कम जाएंगे, जख्म जब होगा तो वो जख्म की हीलिंग देर से होगी, इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और बाज़ औक़ात इन्फेक्शन जो है वो गैंग्रीन में बदल जाता है। और उसमें क्या होता है कि वो उंगलियों को काट देते हैं सर्जन, पाँव को काट देते हैं। और हर साल ये बीबीसी की रिपोर्ट है, पाकिस्तान में 2 लाख डायबिटिक पेशेंट जो है ना वो नैरोपैथी की वजह से वो अपाहज हो रहे हैं, उनकी उंगलियां काट दी जाती है, पाँव काट दी जाती है। अब इसका मेडिकल साइंस में कोई सोल्यूशन नहीं। बीसीएम क्या करती है कि बीसीएम माइक्रो सर्कुलेशन को बेहतर करती है, सेलुलर लेवल पे जो कैपिलरीज की फंक्शनिंग है उसको बेहतर करती है, सेलुलर लेवल पे जो सेल के अंदर फासिद मादे हैं उनको एक्सक्रीट आउट करती है, सेलुलर लेवल पे न्यूट्रिएंट्स को बीसीएम पहुंचाती है, क्योंकि ये माइक्रो सर्कुलेशन, पुअर माइक्रो सर्कुलेशन को जो है एफिशिएंट करती है। इसका ना तो एक्सरसाइज परमानेंट सॉल्यूशन है, ना ही मेडिकल साइंस के अंदर कोई सॉल्यूशन, वो सीधा सीधा आर्गन रिमूव कर देते हैं। तो हम बीसीएम की प्रमोशन से और हमारी जो मेटाबॉलिक फैक्टर कैल्शियम है इसकी प्रमोशन से, चिटोसान और इसी तरीके से और जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रमोशन से 2 लाख जो हर साल लोग अपाहज हो रहे हैं उनको अपाहज होने से बचा सकते हैं, उनको नैरोपैथी जैसी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। नैरोपैथी का जो वाहिद सॉल्यूशन है वो बीसीएम है। दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन शुगर के अंदर आती है उसको नेफ्रोपैथी कहते हैं। उस पे डॉक्टर चौहान साहब ने बड़ा वाज़ेह बताया कि वो जो हमारे किडनी के सेल्स हैं उनको नेफ्रॉन्स कहते हैं। अब नेफ्रोपैथी में क्या होता है कि नेफ्रॉन्स जो है डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। जब नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं तो पाकिस्तान में किडनीज के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और अक्सर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय होते हैं, वो किडनी के पेशेंट बनते हैं। और पाकिस्तान में अब किडनी सेंटर्स बन रहे हैं, मुल्तान में, फैसलाबाद में, बड़े शहरों में अलहदा से गुर्दों के जो है वो अस्पताल बन रहे हैं। और वहां पर अक्सर अगर आप वहां पे सर्वे करें तो वो लोग होते हैं जो नैरोपैथी, नेफ्रोपैथी, शुगर की वजह से कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होते हैं और वो रीनल चैलेंजेस की तरफ आते हैं और उसकी वजह से मजीद पेचीदगी आती है। तो इन सारे नेफ्रोपैथी, नैरोपैथी का बेस्ट सोल्यूशन हमारी बीसीएम है। बस ये थोड़ी सी मैंने वो कैपिलरीज के हवाले से गुफ्तगू कर ली। जबरदस्त सर, जबरदस्त। अच्छा, आप कोई दोस्त इसको ना आसान जुबान में ना लिखवा दे, इसको आसान जुबान में लिखवा दे। अच्छा माशाल्लाह सर। जी जी सर, जी आप सब सर ये आप ही करें, आप करें, वो साथ साथ क्लियर करते जाएंगे करार भाई और फजल भाई। अच्छा अच्छा, मुझे ना जो उन्होंने मामला छेड़ा था मुस्फी भाई ने, एक तो ठीक है बीटा सेल का तो क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा उन्होंने छेड़ा था रिसेप्टर्स, ठीक है, सेल के रिसेप्टर्स, ठीक है, इसको जरा सादा जुबान में कि रिसेप्टर्स जो है ना वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, डेड होना शुरू हो जाते हैं या उनकी एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाती है। तो इकरार भी उसको जरा एक्सप्लेन करें। एक तो बीटा सेल का पहलू बताया था, सेल की तरफ जब आए थे तो फिर वो की बात की थी। असल में वो जो रिसेप्टर्स है ना जिसमें जिसे कहते हैं ना कि कुछ लोग जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का मतलब ये कि वो जो हमारा आर्गन है पैंक्रियाज, वो इंसुलिन नॉर्मल सिक्रीट कर रहा होता है, वो इंसुलिन की फराहमी सही कर रहा होता है, लेकिन रिसेप्टर्स जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, उसमें डिसऑर्डर आ जाता है जिसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो वो ये जो कैल्शियम है ये क्या कर रही है जी, एक तो एक तरफ हमारी नेचुरल जो कैल्शियम है, एक तो वो उसको स्ट्रेंथन कर रही है हमारा ये जो पैंक्रियाज है। दूसरा वो जो उसमें पंपकिन सीड फैक्टर होता है वो बीटा सेल्स की प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर रहा होता है। और साथ ही ये कैल्शियम जो है उन रिसेप्टर्स को भी स्ट्रेंथन कर रही होती है और वो जो कॉम्प्लिकेशंस है जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला ये कॉम्प्लिकेशन है उसको भी नॉर्मल कर रही होती है। ये एक बड़ी खूबसूरत बात है हमारी कैल्शियम के अंदर। इकरार भी रिसेप्टर से मुराद ये है कि जिस्म के वो हिस्से, वो मतलब सिस्टम जो उसको मसलन शुगर को जो एक्सेप्ट करता है, जिस तरह वो आंतों के अंदर होते हैं। जी सर, वो डिसेबल हो जाता है, वो एबनॉर्मल हो जाता है। वो रिसेप्टर डिसऑर्डर जब आता है ना तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस उसको कहते हैं कि पैंक्रियाज अपना काम ठीक कर रहा है, वो इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है, लेकिन इंसुलिन जो है सेलुलर लेवल पे प्रॉपर नहीं जा रही होती रिसेप्टर्स में डिसऑर्डर्स की वजह से। तो ये एक बड़ा एडिशनल काम करती है हमारी कैल्शियम और वो पंपकिन सीड फैक्टर कि उन रिसेप्टर्स को नॉर्मल करती है और वो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली एबनॉर्मलिटी उसको भी नॉर्मल करती है। ये एक बड़ी खूबसूरत बात है। इसको सर हम आसान लफ्जों में ये कहेंगे कि जैसे सेल के अंदर ना एक चीज वसूल कर रही है, एक चीज रिसीव कर रही है,
उसे हासिल करना चाहती है, ग्लूकोज को, प्रोटीन्स को, और फिर वो सेल के अंदर जब बर्निंग होती है तो वो तवानाई बदलती है ना, तो वो जो रिसेप्टर है, यानी वो जो रिसीव करने का सिस्टम है, वो ब्लॉक हो रहा होता है। होता क्यों है कि जब हमारी कैल्शियम का लेवल रिड्यूस होता है ना, कैल्शियम कम होता है, तो वो सेल के अंदर ग्लूकोज को नहीं रिसेप्ट कर रहा होता, वसूल नहीं कर रहा होता, उससे वो वापस रिएक्ट करके ब्लड स्ट्रीम में जा रहा होता है, उससे ग्लूकोज बढ़ना शुरू होती है ना। तो इसमें इस सेप्टर को, रिसेप्टर वाले पॉइंट में जब आपका लेवल बढ़ता है ना, तो फिर आपके बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम उसको ये समझ लेता है कि बीटा सेल गलत आ गया कोई, वो उसको भी रोकना शुरू करता है, जिससे बीटा सेल डैमेज होते हैं। ये दो डिफरेंट उसमें ना चीजें हैं। और एक चीज आप जब लिखा रहे थे सर ना, उसको आप लिखवाएंगे तो मैं उसको चाहता हूँ, आपने बीसीएम और एक्सरसाइज को बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अब उसके बाद आपका डाइट का पहलू ना, तो डाइट के पहलू में हमें सर लिखवाना है कि अगर शुगर का पेशेंट 2 से 2.5 घंटे बाद थोड़ी थोड़ी डाइट ले और उसमें कार्बोहाइड्रेट वाली डोज को कम कर ले। हमारा इशू ये होता है कि हम, जैसे अभी बड़ी खूबसूरत बात की इकरार भाई ने, कि हम कोकेन से बड़ा नशा है मीठा, प्लेयर फील करते हैं, और हम अनजाने में सारे लोग मीठे के नशे ही हैं। वो जो ना लेने की वजह से हम लेजी से हो जाते हैं, थक जाते हैं, हम फौरन क्या करते हैं, ग्लूकोज ले लें, कोई मीठा लें, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे। तो ये चीनी बहुत बड़ा नुकसानदेह चीज है। इसमें आप ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट हमारे हर चीज में ना, हम बेकरी की कोई चीज खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, हर चीज में चीनी है। चीनी में जब चीनी को प्योरीफाइड किया जाता है, व्हाइट कलर में बदला जाता है, तो वहां जो एसिड यूज होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, वो नुकसानदेह है बहुत ज्यादा। वो हमारी हड्डियों के लिए भी नुकसानदेह है और हमारे कैल्शियम को भी डैमेज करता है, हमारी बॉडी के कैल्शियम को किलर है वो। अब हमें यहाँ ये समझाना मकसूद है लोगों को कि हम अपनी डाइट को, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि सुबह नाश्ता किया, आप 10 बजे हल्का सा एक आड़ू खा लें। आजकल के सीजन में आप 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद फिर आप कुछ सलाद खाएं, यानी वो चीजें लें जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स कम हो लेकिन आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो। जी सर, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक तो इकरार भी ने बताया ना 33% एक्सरसाइज, इसमें हमने लिखा बीसीएम और एक्सरसाइज ना, ठीक है। yes. ये हमारे पास सुपर कॉम्बिनेशन है, शायद ये किसी के पास हो ना। और दूसरा लाइफस्टाइल, एग्जैक्टली ऐसे, हाँ लाइफस्टाइल की बात आई, वो भी 33% है, जिसमें आप चीज साइकिल को फॉलो करें, मतलब वक्त पे खाना शुरू करें। चौहान साहब ने इसमें बड़ी अच्छी ऐड कर दिया कि शुगर वाला बंदा पेट भर के खाना ना खाए, बल्कि है तो ये सबके लिए, आप 4 दफा ले लें मील ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये कहता तो इस्लाम भी हमें यही है ना, आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी, हम इस्लाम पे आ जाए, इस्लाम पे आ जाए, बिल्कुल ऐसी है। तो हम ना खाने के औकात जो है वो ठीक करें ना, खाने के औकात ठीक करें। और खाने में सबसे इम्पोर्टेंट खाना सुबह का नाश्ता है, और सुबह का नाश्ता कम से कम, मतलब आप जो है सनराइज से कम आधा घंटा पहले कर लें, कम से कम। अल्लाह ताला हमें 1 महीना खाना खिलाता है, वो सनराइज से कम 1.5 घंटा पहले खिलाता है ना, 1-1.5 घंटा पहले खिलाता है अल्लाह ताला। तो उसको अल्लाह ताला को क्या लगे हम टाइम पे नाश्ता करें, अल्लाह ताला हमें फायदा पहुंचाना चाहता है, इसलिए अल्लाह, तो हम ना चीज साइकिल को फॉलो करें और लाइफ स्टाइल को फॉलो करें। चौहान साहब ने और हाफिज साहब ने भी बात कर दी, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को आप ना कम करें, कार्बोहाइड्रेट्स को आप ना कम करें, ठीक है। ये चीजें आप ना उसमें लाएं। और फिर बड़ी अच्छी इन्होंने बात की, आप सब ने एक्सप्लेन भी कर दिया, तरबूज, गंदम, चावल, चीनी, फ्रूट, इन चीजों को आप ना लाइफ से निकालिए उस वक्त तक जब तक आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो जाती। और जब शुगर कंट्रोल हो जाए तो फिर आप, चौहान साहब को भी हम देखते हैं हमारे साथ अक्सर कई दिन हमने गुजारे, तो चौहान साहब डंडी मारते रहते हैं, तो हम चौहान साहब को कहते हैं, चौहान साहब क्या बात है, आपको शुगर तो है ना। तो अब वो मैनेज करते रहते हैं, वो चौहान साहब माशाल्लाह बीसीएम रेगुलर यूज करते हैं, चौहान साहब जो है ना वो एक्सरसाइज माशाल्लाह रेगुलर करते हैं, और चौहान साहब सप्लीमेंट का इस्तेमाल रेगुलर करते हैं, तो चीजों को मैनेज करते रहते हैं। तो पहले हमने चीज को कंट्रोल में लाना है, उसके बाद अगर आपने थोड़ी बहुत ऊंच नीच करनी भी है तो वो आपको खुद आप देखिए, बहुत इजी है ना, कोई लायबिलिटी ना ले किसी कस्टमर की, ठीक है। अभी मैं एक कस्टमर को डील कर रहा हूँ, मैंने उसे कहा देखो मैं आपको नॉलेज दूंगा, बस मेरा काम नॉलेज देना है, हेल्थ मैनेजमेंट आप खुद करेंगे। अब क्या होता था, हमने कस्टमर को सर्विस देना शुरू किया, कहते हैं जी आप मुझे ट्रीट कर रहे हैं और मेरा तो शुगर बढ़ गया है, ठीक है। अब शुगर बढ़ गया है तो मामे खान तू की किता तू कोई गड़बड़ की है तो वधे है ना,
तो हम जिम्मेदारी क्यों ले? हम उसे कहेंगे भाई हमने आपको नॉलेज देना है, मैनेजमेंट आपने खुद करनी है, मैनेजमेंट आप खुद करें, तो हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें और कोई क्लेम ना करें। ये क्लेम कौन लोग करते हैं? ये वीक सेलमैन क्लेम करते हैं, दावे करते हैं ये आप ले लो सप्लीमेंट 15,000 की आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। हम क्यों क्लेम करें? हम उन्हें बताएंगे हमने आपको पूरा मैकेनिज्म बताना है, पूरा तरीकेकार बताना है, और जो नॉलेज हम आपको देंगे और जो फैसिलिटी, जो सिस्टम हम हेल्थ का जो मॉडल है जो हम आपको देंगे, ऐसा मॉडल आप कहीं से हासिल नहीं कर सकते, ये हमें पता है। तो आप इसको अंडरस्टैंड करिए, हम आपको गाइड करते रहेंगे और इंशाल्लाह ताला शुगर को हम कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा दूसरी बात तारिक भाई, इससे अगला जो पॉइंट है, सॉरी अगर आपका पॉइंट मुकम्मल हो गया। जी जी इकरार जी, आप सब ऐड करें। हाँ सर, जो आप कार्बोहाइड्रेट का लिखा है ना वो रिड्यूस करें डाइट में, तो नंबर 5 पे हम जो हमारे पास ऑप्शन है, बाकी आई डोंट नो कि एलोपैथिक के पास, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, स्टडी नहीं है मेरी ना, लेकिन टाइम्स के हवाले से, टाइम्स की जो हमारा मेटाबॉलिक फैक्टर कैल्शियम है ना, मेटाबॉलिक फैक्टर कैल्शियम है, उसके हवाले से मैं बात करूंगा कि जो शुगर का पेशेंट है उसके अंदर इतना ज्यादा कैल्शियम डिस्टर्ब हो जाता है, अब्जॉर्प्शन इतनी कम हो जाती है कि मतलब मतलब एलोपैथिक के जो लोग हैं ना, या जो मेडिकल के लोग हैं, या जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, उनको ये बात पता है कि जो शुगर का पेशेंट है उसके अंदर जब शुगर इनहांस होती है 300 पे, 400 पे, 500 पे चली जाती है, तो जो कैल्शियम है ये अब्जॉर्ब तो बहुत बड़ा ख्वाब हो जाता है, बहुत बड़ा शुगर के पेशेंट के अंदर। तो कभी भी, लेकिन हमारी कंपनी ने एक ऐसी टेक्निकल प्रोडक्ट डिजाइन की है, और उस वक्त सर ना जब डायबिटिक पेशेंट जो है, जब उसकी शुगर बढ़ती है, तो उस वक्त जो है ना मतलब कैल्शियम इतना बड़ा रोल, वाइटल रोल प्ले करता है सर, वाइटल रोल प्ले करता है शुगर के पेशेंट के लिए, वाइटल रोल प्ले करता है। और उस वक्त उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कौन सी कैल्शियम ले और वो उसकी कैल्शियम जो है ना वो जज़ब हो जाए, हजम हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता सर। उस वक्त हमारी कैल्शियम जो है ना उसके अंदर वो मेटाबॉलिक फैक्टर है, ठीक है सर। तो इसका मतलब मेटाबॉलिक फैक्टर का मतलब ये है कि जो कैल्शियम है उसके लिए सोने पे तमाम चीजों से ज्यादा सोने पे सुहागा है। उसकी वजह यह है कि जो डायबिटिक का पेशेंट है, ये बड़ा मजबूत पॉइंट है सर, कि जितनी भी उसके अंदर इंसुलिन है उसको मैनेज करने वाला, स्विच ऑन करने वाला और स्विच ऑफ करने वाला, मतलब उस वक्त उसकी ना बाहर से इंसुलिन ले रहा है या अंदर से कुछ थोड़ी बहुत जो है ना इंसुलिन की जो रमक बची हुई है वो मिसमैनेज हो रही है, जिसकी वजह से जो शुगर है वो उसका जो मतलब उसका जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो गया है। डिस्टर्ब क्यों हुआ है? कैल्शियम की कमी की वजह से, क्योंकि कैल्शियम सबसे ज्यादा जो इंसानी बॉडी में रोल प्ले करती है, वो जो भी इंसुलिन है, जितनी भी इंसुलिन है, जितनी भी मिकदार में इंसुलिन है, उसको मैनेज कर रही है और उसको काम पे लगा रही है, जिसकी वजह से शुगर का जो पेशेंट है उसको हमारी जो मेटाबॉलिक कैल्शियम है, एक तो मेटाबॉलिक कैल्शियम इसलिए है कि वो बॉडी के अंदर जाके मतलब श्योर है कि वो हजम होती है, वो एक्सक्रीट नहीं होती, वो जाया नहीं होती। तो हमारा कैल्शियम टेक्निकल कैल्शियम कंपनी ने बनाया मेटाबॉलिक फैक्टर, जो इसमें ना टाइप 1 के अंदर भी, अगर आप मेटाबॉलिक फैक्टर की सर डेफिनेशन करें, किसी भी मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं या टीचर है उनसे अगर डेफिनेशन करवाएं तो सर मेटाबॉलिक फैक्टर में 5 चीजें आती हैं। एक स्ट्रोक आता है, एक कोलेस्ट्रॉल आता है, सही है सर, और 2 चीजें जो आती है ना वो आती हैं टाइप 1 और टाइप 2, उसको मैनेज करना आती है। हमारा मतलब कैल्शियम, जो ही आप किसी सही पढ़ा लिखा और सही जानकारी वाला जो बंदा है मेडिकल का, उसको जब कैल्शियम मेटाबॉलिक कहेंगे
तो वो एक दफा कान खड़े करके आपकी तरफ देखेगा और आपको मतलब वो सुनेगा कि कैल्शियम भी और मेटाबॉलिक भी। अच्छा आप तो सब ये चीजें लिखवा दें, आप सब ये 5 चीजें प्लीज लिखवा दें। आपने कहा मेटाबॉलिक में 5 चीजें आती हैं जी, 5 चीजें लिखवा दें हमें। स्ट्रोक आपने कहा, जी सर। स्ट्रोक। नंबर 2 नंबर 2 है ना सर, क्या नाम है, ये टाइप 1 और टाइप 2 शुगर। अच्छा टाइप 1 एक अलग पॉइंट है, टाइप 2 एक अलग पॉइंट है। टाइप 1, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, ये इंपॉर्टेंट था, लिखवा दें। टाइप 2 ठीक है जी। और नंबर 4 सर? सर कोलेस्ट्रॉल आता है। कोलेस्ट्रॉल, अच्छा ये भी मेटाबॉलिक है। अच्छा इसलिए शुगर जिसको भी होती है कोलेस्ट्रॉल लाजमी बढ़ता है क्योंकि वो सारा साथ चल रहा होता है। नंबर 5 सर? मेटाबॉलिक फैक्टर सर नंबर 5 में कुछ याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं हाँ चेक कर लें, सर्च कर लें, प्लीज चेक कर लें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है, ये आपने हमारा नॉलेज और बढ़ा दिया ना। और हमारे पास ना मेटाबॉलिक में एक तो हमारे पास कैल्शियम 2 है, कैल्शियम विद मेटाबॉलिक फैक्टर, और एक है हमारे पास लिपिड मेटाबॉलिक टी। ठीक है, एक मिसाइल हमारे पास कैल्शियम है, दूसरा मिसाइल हमारे पास लिपिड मेटाबॉलिक टी है, और तीसरी हमारे पास बहुत सुपर चीज है जो मेटाबॉलिक पे काम करती है, वो हमारी बीसीएम है। तो शुगर वाले जो पेशेंट हैं उनको आप ये तीनों ऑप्शन अगर देंगे तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी हो जाएंगे, बहुत जल्दी आपको जो है वो रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो इकरारमी ने जो बात की थी, इकरारमी कह रही थी 33% एक्सरसाइज, उसमें हमने लिखा बीसीएम और एक्सरसाइज। और नंबर 3 लाइफस्टाइल, जिसके ऊपर अभी बात चल रही है कि आप ना चीज साइकिल को फॉलो करें। ठीक है, अच्छे मुसलमान बन जाए, बस अच्छे मुसलमान आप बन जाए, चीज साइकिल को फॉलो करें, अपने आप को नेचर से कनेक्ट कर ले। आप सबने बताया कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दे,